हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयु पद्गामिनी बाई जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इसी वीडियो के इसी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आईएलडी की डेफिनेशन क्या है, उसके कोज क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, ये और इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर्स जो आईएलडी के होते हैं, वो सब हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस पार्ट में डायग्नोसिस और इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्नोसिस। आईएलडी का जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्यों कंफ्यूजिंग होता है? क्योंकि आईएलडी के केस में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? डिस्निया ऑन एक्सर्शन और ड्राई कफ मिलता है। ये सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। ये अलग जो और दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस। इसीलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझेंगे कि आईएलडी का डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस का फर्स्ट स्टेप आता है पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले अच्छे से हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि जब हिस्ट्री है वो बेस होती है। हिस्ट्री के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप किस और हमें जाना है डायग्नोसिस वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, इसमें क्या होगा, पेशेंट के हम सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सिम्टम हमने सुने, जो डिस्निया होता है और जो कफ होता है, ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। साथ ही आईएलडी किस वजह से हुआ है तो उस वजह के भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हुआ है तो वैसे सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट को। आरए है तो आरए के सिम्टम्स साथ में होंगे। एसएलई है तो मेलर रैशेज मिल सकते हैं या फिर स्किन पे लेजन्स मिल सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें मिलेंगे। तो कारण क्या है डिजीज का, उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी मिलेंगे, यानी कि डिस्निया और ड्राई कफ भी पेशेंट में मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मेडिकेशंस, जैसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनका हम लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन्स भी जाके आईएलडी कोज कराती हैं। तो ऐसी मेडिसिन, तो मेडिसिन की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट करंट में क्या मेडिसिन ले रहा है या पहले क्या मेडिसिन कितने टाइम तक ले चुका है, या पेशेंट को साथ में और कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, आरए तो नहीं है, एसएलई तो नहीं है। तो ये सारी हिस्ट्री हमने प्रॉपर तरीके से लेनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है, और ऑक्यूपेशन जरूर पूछना चाहिए कि जो पेशेंट है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ पे वो काम करता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या ऑक्यूपेशन है उसका, वो कहाँ पे काम करता है, किस चीज के एक्सपोजर में आ रहा है, कहीं वो डस्ट के, गैसेस के, केमिकल्स के एक्सपोजर में तो नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ अगर किसी के घर में पेट्स हैं तो उन पेट्स से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। पेट्स में भी पार्टिकुलर अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड से एलर्जी किसी किसी को मिलती है। तो इसीलिए हमने पेशेंट की ऑक्यूपेशन, उसका वर्क प्लेस कैसा है, उसकी हिस्ट्री जानना, पेट्स की हिस्ट्री जानना, और ह्यूमिडिफायर्स अगर किसी को कोई उसकी वजह से कोई एलर्जी हो रही है तो ये प्रॉपर हिस्ट्री हमने लेनी है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा होता है साथ के साथ कोई दूसरा डिजीज भी हो सकता है जो आगे जाके प्रोग्रेशन में जाके आईएलडी प्रोन कराता है। तो इस हिस्ट्री टेकिंग से हमें क्या होगा, उस डिजीज से रिलेटेड भी हिस्ट्री मिलेगी और ये पता लगेगा कि मेन कारण क्या है, आईएलडी किस वजह से हुआ है। नेक्स्ट है कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, डिस्निया इसका कॉमन सिम्टम है, उसके साथ साथ इसमें कफ भी देखने को मिलेगा। प्लस इसमें क्या देखने को मिलता है, आईएलडी में लंग साउंड्स बहुत मैटर करती है। तो जो लंग साउंड्स है वो वेरिएबल इसमें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी आईएलडी के केस होंगे सब में जो लंग साउंड्स हैं वो हमें एबनॉर्मल ही मिलेंगी, एडेड साउंड ही मिलेंगी। तो लंग साउंड्स इसमें नॉर्मल भी हो सकती हैं, व्हीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और क्रैकलिंग साउंड्स भी लंग्स में मिल सकती है। जैसा कि पहले भी पढ़ा था हमने, बाईबैसिलर वेल्क्रो क्रैकल्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हर पेशेंट में बाईबैसिलर वेल्क्रो क्रैकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ और क्या हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में और क्या देख सकते हैं, स्किन के कलर का चेंज देख सकते हैं, जॉइंट्स में, फिंगर नेल्स में। यानी कि अगर कोई पेशेंट मान लो आरए का है और आरए की वजह से या आरए सीवियर होने के बाद उसको आईएलडी डेवलप हुआ है तो उसको क्या मिलेगा, जॉइंट्स में पेन मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगी। तो ये सारे सिम्टम्स भी साथ में हमें पेशेंट के मिलेंगे। फिर बाईबैसिलर वेल्क्रो क्रैकल्स पेशेंट में मिल सकते हैं।
और जो एडवांस्ड डिजीज का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, हमें क्लबिंग भी देखने को मिल सकती है। क्लबिंग क्या है? क्लबिंग ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि आईएलडी के पेशेंट में ही क्लबिंग मिलेगी। बहुत सारे आईएलडी ऐसे होते हैं जिसमें क्लबिंग नहीं भी मिलती। मेनली इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें क्लबिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही अदर कंडीशन भी ऐसी हैं जिनमें क्लबिंग देखने को मिलती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, साइनोटिक हार्ट डिजीज में, कैंसर ऑफ द लंग्स एंड प्लूरा और आईबीडी के केस में भी हमें क्लबिंग देखने को मिलती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें हमें क्लबिंग साथ में देखने को मिलेगी। तो ये सब हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम डायग्नोसिस देखते हैं पेशेंट का कैसे कर सकते हैं। तो हम जब इमेजिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, स्कैन्स की बात करते हैं, तो उसमें चेस्ट एक्सरे और एचआरसीटी हम पेशेंट का करा सकते हैं। ये दोनों पेशेंट में आईएलडी के केस में एबनॉर्मल मिलेगी और ये जो है स्कैन्स, ये काफी हद तक हेल्प करते हैं आईएलडी के डायग्नोसिस में। अकेला जो चेस्ट एक्सरे है वो स्पेसिफिक आईएलडी का डायग्नोसिस नहीं कर सकता कि किस कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड आईएलडी है या फिर ड्रग इंड्यूस्ड है, ये जो है डायग्नोसिस वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम फर्दर एचआरसीटी के लिए पेशेंट को बोलते हैं। और जो एचआरसीटी है यानी कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है आईएलडी के लिए। और इसमें क्या होता है, एचआरसीटी के केस में इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एचआरसीटी के केस में क्या होता है, जो सीटी स्कैन्स है उसमें अलग अलग जो पैटर्न आता है आईएलडी, अलग अलग जो पोज होगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पैटर्न एचआरसीटी में देखने को मिलता है। इसीलिए आज जो है एचआरसीटी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है आईएलडी के डायग्नोसिस के लिए। अकेले चेस्ट एक्सरे से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्पेसिफिक आईएलडी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है इमेजिंग का, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एचआरसीटी के लिए एडवाइस नहीं करते हैं, पहले चेस्ट एक्सरे के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये क्या होगा, चेस्ट एक्सरे में एक रेटिकुलर पैटर्न पेशेंट को, ये एरो से आप देख सकते हैं, एरो लगाए हुए हैं, तो रेटिकुलर पैटर्न यहाँ पे मोस्ट टिपिकल है एक्सरे के केस में। रेटिकुलर पैटर्न या फिर रेटिकुलर नोडुलर पैटर्न, रेटिकुलर यानी कि एक जाल सा बना दिखाई देता है एक्सरे में, और नोडुलर साथ में नोड्यूल्स बने दिखाई देते हैं, या फिर मिक्स्ड पैटर्न यानी कि रेटिकुलर नोडुलर पैटर्न भी एक्सरे के केस में देखने को मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो पेशेंट है वो आईएलडी में लैंड कर रहा है। इसके साथ ही अगर एक्सरे में मीडियास्टाइनल लिम्फेडिनोपैथी है तो वो किस चीज की इंडिकेशन होती है कि पेशेंट को सार्कोइडोसिस या लिम्फोमा है। तो सार्कोइडोसिस या लिम्फोमा के केस में मेनली मीडियास्टाइनल लिम्फेडिनोपैथी एक्सरे में देखने को मिलती है। तो इस तरीके का जो एक्सरे होगा वो आईएलडी के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटी स्कैन की, एचआरसीटी। तो ये जो स्कैन है ये टिपिकल रेडियोलॉजिकल पैटर्न बताते हैं कि ये किस आईएलडी किस टाइप का है, जैसे कि यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया टाइप, यूआईपी टाइप का हो सकता है। तो इसमें सीटी स्कैन्स में क्या देखने को मिलता है, सब प्लूरल एंड प्रीडोमिनेंट बेसिलर अल्ट्रेशंस यहाँ पे मिलती है, रेटिकुलर पैटर्न मिलता है और हनीकॉम्ब चेंजेस यहाँ पे मिलते हैं। तो ये इसीलिए एचआरसीटी जो करवाया जाता है, इससे हम स्पेसिफिक आईएलडी के बारे में जान सकते हैं, और इस स्कैन्स की वजह से जो आईएलडी का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, आईपीएफ, एनएसआईपी और सार्कोइडोसिस में किस तरीके का जो सीटी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, ये ब्रीदिंग टेस्ट होते हैं। ये क्या है, एबनॉर्मल मिलेंगे आईएलडी की कंडीशन में। क्यों एबनॉर्मल मिलेंगे, क्योंकि आईएलडी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, तो रेस्ट्रिक्शन होगा या कोई एक्सटर्नल कॉज हो सकता है या इंटरनल, जिसकी भी वजह से आईएलडी डेवलप होगा, तो लंग के फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे और उसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी और सारे सिम्टम्स आएंगे। तो इसीलिए पेशेंट के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करा सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की फाइंडिंग इसमें क्या देखने को मिलेगी हमें, रिड्यूस्ड टोटल लंग कैपेसिटी, रिड्यूस्ड वाइटल कैपेसिटी और लो डीएलसीओ। पेशेंट की जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम मिलेगी, वाइटल कैपेसिटी कम मिलेगी और जो डीएलसीओ है वो भी कम मिलेगी। डीएलसीओ क्या होता है, डीएलसीओ होता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या मेजर करता है,
ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ लंग्स टू ट्रांसफर द गैस फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू द आरबीसीज इन पल्मोनरी कैपिलरीज। तो जो आरबीसीज हैं पल्मोनरी कैपिलरीज में, इनहेल्ड एयर जो पर्सन ने करी है उसमें से जो गैस है उनको आरबीसीज में ये ट्रांसफर करता है, तो वो जो कैपेसिटी है वो ये मेजर करता है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर ये आता है, और ये जो आईएलटी के पेशेंट में डीएलसीओ ये क्या मिलेगा, कम मिलेगी। इसके साथ साथ जो लंग फंक्शन है वो हम कब चेक करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर हम पेशेंट को दे सकते हैं, उसके बाद हम उससे पहले भी चेक करेंगे और उसके बाद में भी करेंगे। इसके साथ कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, जैसे कि लो डीएलसीओ विद रिड्यूस्ड लंग वॉल्यूम है तो वो सजेस्टिव होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का या डिफ्यूज्ड पेरेन्काइमल लंग डिजीज का। अगर नॉर्मल डीएलसीओ है बट वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज है तो वो सजेस्टिव होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी कोज ऑफ रेस्ट्रिक्शन। और वो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कोज कुछ भी हो सकता है जो थोरेक्स है उस पर रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल थिकनिंग, न्यूरोमस्कुलर वीकनिंग, काइफोसिस, और इसके साथ साथ अलग और बहुत सारी इसी तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या मिलेगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में टोटल लंग कैपेसिटी कम मिलेगी, वाइटल कैपेसिटी कम मिलेगी और डीएलसीओ कम मिलेगी। नेक्स्ट हम करा सकते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस। इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में उसकी अमाउंट को मेजर करते हैं। तो ये टेस्ट नॉर्मल भी हो सकता है या फिर इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो रिड्यूस भी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टेस्ट। एक्सरसाइज टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेजर करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, एक्सरसाइज के रूप में 6 मिनट की वॉक हो सकती है, तो उसमें हम करेंगे ऑक्सीजन का जो टाइट्रेशन है, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो हम देखेंगे। नॉर्मली जो पेशेंट होता है वो रेस्टिंग फेज में उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी आ रही है या फिर एक्सरसाइज के बाद उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी आ रही है, ये हम इसमें मेजर करते हैं। अभी इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, अब जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे मोस्टली सब घरों में जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो थे उस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि पेशेंट जो है अपने घर पे भी अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मेजर कर सकता है। तो पहले पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करेंगे, उसके बाद 6 मिनट की एक्सरसाइज 6 मिनट के लिए वॉक करा सकते हैं या कोई एक्सरसाइज करा सकते हैं। उसके बाद हम उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगेन चेक करेंगे। तो आईएलडी के केस में क्या होता है कि मिनिमम 4% का जो ड्रॉप है वो मिलता है आईएलडी के केस में ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसके अलावा लेबोरेटरी जो हम टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट के। अगर किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से रिलेटेड हमें हिस्ट्री मिल रही है तो सीटीडी प्रोफाइल करा सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया की कंडीशन में एचपी पैनल टेस्ट होता है तो एचपी पैनल करा सकते हैं। सार्कोइडोसिस में हम सीरम एस लेवल्स करा सकते हैं, या फिर और जो भी डिजीज है, जो भी कारण है आईएलडी का, उससे रिलेटेड जो भी ब्लड टेस्ट होगा हम पेशेंट का वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में हम देखेंगे कि जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है लंग्स में उनको चेक करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, या फिर कोई हमने सैंपल लेना है लंग से कि उसको आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई सैंपल लेना है, तो वो ब्रोंकोस्कोपी के जरिए हम कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है वो इंसर्ट करी जाती है नोज के थ्रू ट्रैकिया में, तो वहां से हम जो एयरवेज है उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, और कुछ बायोप्सी टूल्स भी हम उस ब्रोंकोस्कोप के जरिए वहां तक पहुंचा के उनका यूज कर सकते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे एक मॉनिटर होता है, ब्रोंकोस्कोप है, फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है, तो इसी तरीके से नोज से ट्रैकिया में ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट करके स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं, या कोई भी सैंपल अगर हमने स्मॉल पार्ट लंग का लेना है तो वो भी हम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंको एल्वेओलर लेवल्स। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन हम फर्दर पढ़ रहे हैं ये कब करवानी पड़ती है, जब आईएलडी का डायग्नोसिस हो नहीं पाता है कि कौन सी स्पेसिफिक आईएलडी है। तो इसीलिए इन कंडीशंस में हम ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं ये करवाते हैं। सब पेशेंट्स में ये सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जाती, देखा जाता है कि पेशेंट्स को कौन सी नीडेड है और कौन सी कब करवानी है। तो ब्रोंको एल्वेओलर लेवल्स में क्या है, स्मॉल अमाउंट जो स्टेराइल सेलाइन है वो हमारे जो लंग्स है उसमें डाला जाता है और फिर उसको विथड्रा किया जाता है। जब उसको डालेंगे और विथड्रा करेंगे तो कुछ सेल्स होंगी जो उसमें मिक्स होके आ जाएंगी और फिर उनको माइक्रोस्कोप के जरिए एनालाइज किया जाता है।
उससे भी हम ILD का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये सिरिंज है यहाँ से सेलाइन डाला जा रहा है, ये फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप है और यहाँ पे जो है वो कलेक्ट करके सैंपल हमने पहले स्टेराइल सेलाइन डाला, उसके बाद उसको विथड्रा कर लिया, तो उसको कुछ सेल्स मिक्स होके आ जाएंगी जिनकी फर्दर माइक्रोस्कोप पे स्टडी करी जाएगी और ILD का डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सर्जिकल लंग बायोप्सी। तो सर्जिकल लंग बायोप्सी अभी करंट में मोस्टली यूज नहीं करते हैं, 7 to 10 ईयर बैक इसका ज्यादा ट्रेंड था, क्योंकि उस टाइम तक इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी और आज के टाइम में HRCT जो है उससे पेशेंट के जो है ILD का हम इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो ये भी एक डायग्नोसिस का मेथड है सर्जिकल लंग बायोप्सी। इसमें सर्जरी के थ्रू हम लंग्स की बायोप्सी करते हैं, तो इससे भी ILD का डायग्नोसिस होता है। तो इसमें क्या होगा, इनफ लंग टिश्यू जब हमें लेना होता है ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, तो हम जो स्मॉल पीस लंग का ले सकते हैं। तो जब इनफ लंग टिश्यू हमें चाहिए होता है तो सर्जिकल लंग बायोप्सी से कर सकते हैं। इसको हम थोरेकोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं और जो सर्जन है वो क्या करता है, स्मॉल इंसिजन देके और थोरेकोस्कोप की मदद से और ये बायोप्सी करके वहां से टिश्यू का सैंपल लेते हैं और उसको फर्दर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ILD जो है वो इरिवर्सिबल है और फर्दर प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि उसका प्रोग्रेशन होता रहता है। प्रोग्रेशन होता रहता है तो वो क्या करेगा, आगे जाके और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस है, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन है उसके साथ साथ ये क्या करता है, मेनली जो लंग्स के जो आर्टरीज हैं उनको अफेक्ट करता है। हमने पढ़ा है जैसे कि जो लंग टिश्यू है ILD के केस में वो स्कैरिंग हो जाती है या फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल या फिर इसके अलावा हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो, तो वहां पे क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट ब्लड कैपिलरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी लंग्स की। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो उसमें जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और वो जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल वेसल है वो ये है और जो नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर चुकी है, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो वहां पे क्या होगा, जो ब्लड है वो इजीली वहां से फ्लो नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी और जिसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो ILD के केस में देखने को मिलती है, और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये फर्दर और भी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कोर पल्मोनरी, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ही रिलेटेड है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसका कॉमन कोज है, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। डायग्राम में आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, नॉर्मल जो है जो हार्ट का स्ट्रक्चर है और इधर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिखाई गई है। क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल जो होता है उसमें जो मस्कुलेचर है वो लेफ्ट की बजाय कम होता है, और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरीज में, उससे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाएगा। जब वो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो इसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा राइट साइडेड ऑफ हार्ट में, और राइट साइड जो हार्ट है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जो ब्लॉक जो पल्मोनरी आर्टरीज है उनके थ्रू प्रेशर से जो ब्लड है वो पंप करके फ्लो कराने के लिए उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसी वजह से इनकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। जब बार बार वो ज्यादा काम करना पड़ेगा उसकी वजह से मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी और राइट साइडेड हार्ट फेलियर की सिचुएशन भी इसमें आ सकती है फर्दर। तो इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे, पेशेंट्स का जो जुगुलर वेन प्रेशर है JVP वो रेज्ड मिलेगा, पेरिफेरल एडिमा मिल सकता है और S3 हार्ट साउंड पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर। एट लास्ट क्या होगा, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा या फिर कोर पल्मोनल साथ में हो जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है बॉडी का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो एट लास्ट जो पेशेंट है वो लैंड कर जाता है रेस्पिरेटरी फेलियर में। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी, फर्स्ट थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन,
सेकंड थी पोर पल्मोनल एंड थर्ड इज रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जो आईएलडी है इसके काफी सारे कोज हैं, तो कोज की बजाय जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें आईएलडी के केस में क्या देखना होता है कि जो पेशेंट है उसकी इन्फ्लामेशन को हम कम कर सकें, या फिर जो उसकी स्कैरिंग हो रही है उसको हम रोक सकें। क्योंकि आईएलडी में मेनली क्या देखने को मिल रहा है, लंग पेरेन्काइमा है, उसकी स्कैरिंग हो रही है, उसका फाइब्रोसिस हो रहा है, वहां पे इन्फ्लामेशन एबनॉर्मल हो रही है, तो हम उसको इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं या फिर लंग जो स्कैरिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा टू रिमूव द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन पॉसिबल, कि जो कारण है, जैसे कि ऑक्यूपेशन एक मेन कारण होता है तो हम ऑक्यूपेशन चेंज करा सकते हैं पेशेंट का, स्मोकिंग को स्टॉप करा सकते हैं, तो जो सोर्स है प्रॉब्लम का वो हम रिमूव करा सकते हैं। तो मिनिमाइज एंड मैनेज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईएलडी, जैसा कि हमने पढ़ा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पोर पल्मोनल एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, इनको मिनिमाइज करने के लिए हम जो मैनेजमेंट है वो आईएलडी के करते हैं, और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और ज्यादा डिटेरियोरेट ना हो, इसके लिए भी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मेनली हमारे जो फोकस होते हैं ट्रीटमेंट के वो इन चार चीजों पे होते हैं कि मेनली जो इन्फ्लामेशन हो रही है, स्कैरिंग हो रही है, उसको रोका जाए, जो सोर्स है हम उसको दूर कर सके, जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट कर सके, और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेटर बना सके, उसके फर्दर डिटेरियोरेशन को रोक सके। तो ट्रीटमेंट में हम किस टाइप की ट्रीटमेंट आईएलडी के केस में देते हैं? अब तक जितने भी रिसर्च हुई है और जितने भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो सारी, कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो आईएलडी के जो टिश्यू का डैमेज हुआ है उसको रिपेयर या रिवर्स कर सके, जो स्कैरिंग या जो फाइब्रोसिस हो रहा है उसको रिवर्स करने के लिए अब अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं डिस्कवर हुई है। इस पर अभी स्टडी चल रही है कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो प्रिवेंट कर सके या रिवर्स कर सके। तो मेनली जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा वो किस तरीके का रहेगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करा जाए, कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में ना लैंड कर जाए, और इसके साथ साथ तो हम जो इसकी जो प्रोग्रेशन हो रही है उसको कुछ स्लो डाउन कर सके, पेशेंट के जो सिम्टम्स है उनमें कुछ रिलीव आ सके, कि पेशेंट को अगर डिस्निया हो रहा है तो डिस्निया कम हो, पेशेंट आराम से अपनी जिंदगी जी सके। तो इस टाइप की जो ट्रीटमेंट है हम वो इसमें करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हमने बात करी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन पेशेंट को वहां से डिटैच करा सकते हैं अगर उसका ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे वो टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में आ रहा है। और इसके साथ ही जो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उनमें हम ये मेनली बताते हैं कि जो फूड इनटेक होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में और शॉर्ट इंटरवल पे करना चाहिए, कि अगर कोई पेशेंट 2 बार खाना खा रहा है तो वो 2 बार की बजाय 4 बार खाना खा ले, लेकिन कम अमाउंट में खाए और इंटरवल उसका कम कर दे। फिर थोड़ा जब खाना खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, सिम्टम्स काफी हद तक रिलीव हो जाते हैं, पेशेंट को सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए जो फूड इंटेक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए और शॉर्ट इंटरवल। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम देखेंगे डिजीज स्पेसिफिक इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले तो ये डायग्नोसिस से हम पता लगाएंगे कि आईएलडी है जो हुआ है पेशेंट को, उसका कोज क्या है, तो उस कोज से रिलेटेड हम इसमें मेडिसिन दे सकते हैं। मेनली मेडिसिन कैसे चलेंगी, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चल सकती हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं जो इन्फ्लामेशन को रोकेंगे, उसके साथ साथ इम्यूनोमोडुलेटर्स दे सकते हैं हम पेशेंट को। और जो अगर जो आईएलडी है वो रेस्पिरेटरी ओरिजिन का ही है, रेस्पिरेटरी एयरवेज की वजह से ही पेशेंट को आईएलडी हुआ है, तो उसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में इनहेलर्स भी पेशेंट को दे सकते हैं। और इस कंडीशन में हमने रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा था कि जो जीईआरडी है वो भी आईएलडी का रिस्क फैक्टर है, तो अगर पेशेंट को जीईआरडी है तो उसमें हम जीईआरडी को ट्रीट भी साथ में करेंगे। और उसके बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लंग थेरेपी पे पेशेंट को डाल सकते हैं। और उसके साथ इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ साथ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन ये भी हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ये क्या करेंगे, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर जो है वो आईएलडी आईपीएफ वेरिएंट का है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस वेरिएंट का है, तो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स हम देंगे पेशेंट को, जैसा परफिनिडोन, निंटाडान। तो ये मेडिसिन कॉमनली दी जाती है पेशेंट को आईपीएफ वेरिएंट में, एंटी फाइब्रोटिक ड्रग है, ये फाइब्रोसिस को कम करती है। अगर कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड आईएलडी है, सार्कोइडोसिस है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स देंगे।
और उसके साथ साथ इम्यूनोमोडुलेटर्स दे सकते हैं, जैसे कि एजाथायोप्रिन, साइक्लोफोस्फामाइड, माइकोफिनोलेट, तो ये भी हम साथ में दे सकते हैं। स्टीरॉइड्स जब भी हम पेशेंट में देखते हैं तो स्टीरॉइड्स के काफी साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो स्टीरॉइड में क्या होता है, हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। आईएलडी की कंडीशन में क्या होता है, हमें स्टीरॉइड से बेनिफिट ज्यादा होता है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो होते हैं लेकिन हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्टीरॉइड है वो जो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए, टेपरिंग डोज में लेने चाहिए। तो इसीलिए स्टीरॉइड के साथ साथ इम्यूनोमोडुलेटर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। और सपोर्ट के लिए हम इनहेलर्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। ये यहाँ पे एक ब्रीफ कर दिया गया है कि जो मेडिसिन है उनकी डोज क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स फर्स्टली दिया गया है प्रेडनिसोन 10 to 60 mg पर डे इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस, और इसका रूट क्या होगा, ओरल रूट। नेक्स्ट है माइकोफिनोलेट 1 to 1.5 ग्राम पर डे ओरल या आईवी रूट से हम दे सकते हैं इसको। अब इम्यूनोमोडुलेटर्स जैसे कि एजाथायोप्रिन 1 to 2.5 mg पर केजी पर डे, ये ओरल रूट से भी दे सकते हैं और आईवी रूट से भी दे सकते हैं। साइक्लोफोस्फामाइड 10 mg पर केजी, ये आईवी रूट से हम देंगे पेशेंट को। परफिनाडोल यहाँ पे इसमें दिया गया है, इसका शेड्यूल दिया गया है कि 1 to 7 डे तक हम किसमें देंगे, 8 to 14 डेज तक हम कैसे देंगे, और मैक्सिमम डोज इसकी कितनी होती है। नेक्स्ट है निंटेडानिब, ये 300 mg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस ओरल रूट से हम पेशेंट को दे सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या है। तो सभी जो मेडिसिन है उनके कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, लेकिन उनके साथ में हम एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए भी ट्रीटमेंट डालेंगे। और बाकी मेनली ये मेडिसिन आईएलडी के केस में चलती हैं, क्योंकि आईएलडी जो है वो इरिवर्सिबल है और प्रोग्रेसिव है, तो उसको प्रिवेंट करना पहले ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है थेरेपीज, पेशेंट को हम क्या एडवाइस कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, लंग ट्रांसप्लांट। ऑक्सीजन थेरेपी में हम देखेंगे जो पेशेंट है जो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है 88% और बिलो होगी तो उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी पे डाल सकते हैं। और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जब हम देंगे तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा, और जो पेशेंट है उसको हार्ट पे, लंग्स पे जो भी स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, उसके साथ साथ जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन थेरेपी देने से पहले पेशेंट की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो हमने अलग अलग कंडीशंस में चेक करनी है, जैसे कि सिटिंग कंडीशन में या रेस्टिंग कंडीशन में, स्लीपिंग कंडीशन में, वॉकिंग और एक्सरसाइज के दौरान। स्लीपिंग कंडीशन में क्यों, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सोते समय भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन उस टाइम पे ज्यादा फुल करती है। तो हमें ये देखना है कि पेशेंट जो है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन किस कंडीशन में कम हो रही है, तो उसी कंडीशन में हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी हम दो तरीके से दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी। ये हमें पेशेंट को देख के हमने डायग्नोज करना है कि किस पेशेंट को शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए और किसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए। लॉन्ग टर्म जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो सीवियर हाइपोक्सीमिया की जब कंडीशन होती है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को होता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस तक आ चुके हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन आईआरडी के केस में, तो उस कंडीशन में हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देते हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 55 mmHg होगा वाइल ब्रीथिंग थ्रू एयर, तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रीटमेंट का, यही है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो पेशेंट की 90% तक मेंटेन रहे, वो चाहे स्लीप की कंडीशन हो या रेस्टिंग की कंडीशन हो या एक्सर्शन की कंडीशन हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जब पेशेंट का मेंटेन रहेगा तो उसके जो सिम्टम्स है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो सब इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। तो ये क्या होता है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। उन प्रोग्राम में पेशेंट ऐसे जो आईएलडी के पेशेंट्स हैं उनको गाइड किया जाता है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो उनकी जो लंग फंक्शन है उनको इम्प्रूव कर सके, उनके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव कर सके। इसमें आते हैं ब्रीदिंग मेथड्स,
उनकी एजुकेशन, उनको गाइड करना कि आईएलटी क्या होता है और हम इसको किस तरीके से जो इनके सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंडीशनिंग, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, रेस्पिरेटरी थेरेपी, डाइटरी काउंसलिंग, जैसे हमने फूड के बारे में पहले भी बात करी थी, किस तरीके का फूड लेना चाहिए, किस तरीके का नहीं लेना चाहिए, कितने इंटरवल में लेना चाहिए, कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी कंडीशंस इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं। तो जो ये पल्मोनरी रिहैब है, इस प्रोग्राम से क्या होता है, जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है, वो सेल्फ मैनेजमेंट और जो ओवरऑल डे फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर पाता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन में उनको रिडक्शन आ जाता है, उनको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं इनके जरिए। जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो इम्प्रूव हो सकती है, इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव हो सकता है और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज फर्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेली ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक हैंड है उसको चेस्ट पे रखेंगे और जो दूसरा हैंड है उसको हम एब्डोमेन पे रखेंगे और इसको हम स्लोली पेशेंट को बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जो पेशेंट है वो जब इनहेल करेगा तो जो हैंड की मूवमेंट हम उसमें नोट करेंगे। तो इनहेल करेगा, कुछ टाइम सांस को रोक के रखेंगे, उसके बाद स्लोली एक्सहेल करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफी हद तक जो लंग्स है उनकी जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है ब्लो एज यू गो। ब्लो एज यू गो एक्सरसाइज में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको कोई भी जब वो काम करता है, कोई भी 5-10 सेकंड का कोई काम करना है पेशेंट को, तो उस टाइम पे उसको कहते हैं कि वो इनहेल करके सांस रोक के रखे और फिर एकदम से वो काम करके और फिर सांस आराम से छोड़ देते हैं। ये ब्लो एज यू गो, ये हम अपने डेली रूटीन में भी साथ के साथ कर सकते हैं। रिलैक्स्ड स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स पोजीशन में बैठ के तो हमने क्या करना है कि स्लो और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग का यहाँ पे डायग्राम भी है। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग में पेशेंट ने क्या करना है, पहले स्लोली इनहेल करना है नोज के थ्रू, फिर पर्स लिप करने हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं पर्स लिप किस तरीके से है। तो जैसे कि हम विशल करते हैं या सीटी बजाते हैं तो उस टाइम पे जिस तरीके से हम अपने लिप्स को करते हैं वो पर्स लिप की कंडीशन होती है। देन कुछ देर सांस को रोक के फिर एक्सहेल करना है हमने स्लोली पर्स लिप्स, इसी को बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। ये आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक आ जाते हैं। उस टाइम पे पेशेंट में नॉर्मली हमने पर्स जो लिप ब्रीदिंग है वो देखने को मिलती भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव स्पायरोमीटर में क्या होता है, एक माउथ पीस होता है और एक ब्रीदिंग ट्यूब होती है, एक एयर चैम्बर होता है। तो इसमें पेशेंट को ब्लो करने के लिए बोलते हैं। पेशेंट ब्लो करेगा तो इसमें जो आपको अलग अलग कलर की बॉल्स दिखाई दे रही है, इनकी मूवमेंट होगी और इसी तरीके से इनको 5 to 10 टाइम्स जब सुबह शाम रिपीट करेगा पेशेंट तो उसको जो लंग स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक इसमें इम्प्रूव होती है। एक तरीके की एक्सरसाइज पेशेंट को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बलून ब्लोइंग, जो बलून है वो फुलाने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं। बबलिंग थ्रोस्ट्रा, यानी कि एक बॉल है उसमें हम वाटर ले लेंगे और एक स्ट्रो ले लेंगे और पेशेंट को जो है पहले हम स्लोली पेशेंट को इनहेल करने के लिए बोलेंगे और जब एक्सहेल करेगा तो हमने वो जो स्ट्रो है और बाउल में जो पानी है उसमें स्ट्रो रख के और बबलिंग करते हुए एक्सहेल करना है पेशेंट। फिर कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि पेशेंट एक साथ कितनी कैंडल्स को ब्लो कर सकता है। तो ये जब एक्सरसाइज करते हैं, जब इनको रिपीटेशन में करते हैं तो पेशेंट की कैपेसिटी, लंग की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज या थोरेसिक एक्सपेंशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इसमें हम क्या करते हैं, थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई रेजिस्टेंस यानी कि कोई कपड़ा ले सकते हैं हम जो अपने थोरेक्स के अराउंड उसको टाई करके और फिर हम इनहेल एक्सहेल करेंगे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ये किस लिए करी जाती है, लंग की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। और ये सारी एक्सरसाइजेस 5 to 10 रिपीटेशन हम कर सकते हैं सुबह शाम, ये पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आईएलटी जो है उसको ये रिपेयर या रिवर्स तो नहीं कर पाती है, लेकिन जो पेशेंट के जो डेली एक्टिविटीज हैं वो पेशेंट आराम से कर सकता है। उसकी लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो इजीली डिस्निया नहीं होगा पेशेंट को, वो सांस आराम से ले पाएगा, उसकी इनहेलेशन की एक्सहेलेशन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज हम गाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन। जब जो आईएलडी का पेशेंट है वो किसी भी तरीके से उसको रिलीफ नहीं आ रहा है तो लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। ये एडवांस टेक्निक है और ये जो लंग ट्रांसप्लांटेशन है ये सब में एडवाइस नहीं करा जाता, सर्जिकल मेथड है। ये कब किया जाता है? जब पेशेंट को किसी भी तरीके से इम्प्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या उसके सिम्टम्स में रिलीव नहीं आ रहा है तो ये लास्ट ऑप्शन हम लंग ट्रांसप्लांटेशन का देते हैं, जिससे पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। तो जिन केसेस में लंग ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आईएलडी जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।